सो हेलो गाइस, तो मंथली करंट अफेयर्स वाले वीडियो में ये मार्च महीने का हमारा पहला वाला पार्ट होगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे इसको स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अगर सेशन अच्छा लगता है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना ताकि इसे कंटिन्यू रखने में हमें भी मजा आए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न क्या है, किस राज्य या यूनियन टेरिटरी ने घर घर राशन योजना को शुरू किया? तो आंसर होगा दिल्ली। तो अभी दिल्ली सरकार ने मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना को शुरू किया है और इस योजना को शुरू करने का उद्देश्य है जरूरतमंद लोगों को अब राशन उनके घर के दरवाजे पर पहुंचाया जाएगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल और अनिल बेजल वहां के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। अभी मैं आपको बता दूं, महाराष्ट्र सरकार ये महासमृद्धि महिला सशक्तिकरण योजना को शुरू करेगा। उत्तराखंड ने घाट पेयजल योजना शुरू की और उत्तर प्रदेश ने अभी एक तो मुख्यमंत्री माटी कला रोजगार योजना और विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना को शुरू किया था। फिर अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने घरों की पहचान चेलिक नाम योजना शुरू की? तो आंसर होगा उत्तराखंड। तो अभी उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री है ना, त्रिवेंद्र सिंह रावत, उन्होंने नैनीताल में 42 करोड़ रुपए की घरों की पहचान चेलिक नाम यानी कि बेटी का नाम घर की पहचान नाम से एक योजना शुरू की है। तो इसमें परिवार की जो सबसे छोटी बेटी होगी उसके नाम पर घर की जो पट्टिका होती है यानी कि हाउस नेम प्लेट जहाँ पे नाम लिखाया जाता है वो लगाई जाएगी ताकि घर की पहचान बेटियों के नाम पर हो सके। और हाउस नेम प्लेट जो लगाई जाएगी उन पे जो बेटियों के नाम लिखे जाएंगे, उनमें जो भी नाम लिखे जाएंगे या उसका जो डेकोरेशन किया जाएगा उसमें एपण कला का प्रयोग किया जाएगा जिससे स्थानीय कला को भी प्रोत्साहन मिलेगा। बाकी दिल्ली अभी मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना शुरू की थी। महाराष्ट्र महासमृद्धि महिला सशक्तिकरण योजना को शुरू कर रहा है। उत्तर प्रदेश ने अभी मुख्यमंत्री माटी कला रोजगार योजना को शुरू किया। फिर बताइए किस राज्य की सरकार ने कौशल्या मातृत्व योजना को लॉन्च किया? तो आंसर होगा छत्तीसगढ़। तो इस योजना के अंतर्गत महिलाओं के पोषण हेतु दूसरी संतान बालिका के जन्म पर राज्य सरकार के द्वारा एकमुश्त 5,000 रुपए की सहायता राशि उनके बैंक खातों में दी जाएगी। अच्छा, अभी उत्तराखंड ने घरों की पहचान चेलिका नाम योजना शुरू की थी और दिल्ली में घर घर राशन योजना शुरू हुई थी। महाराष्ट्र सरकार ने महासमृद्धि महिला सशक्तिकरण योजना को शुरू किया। छत्तीसगढ़ की देखो कैपिटल रायपुर है, मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल और गवर्नर है अनुसुईया उइके। फिर बताइए भारत के किस शहर को स्पोर्ट सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा? तो आंसर होगा अहमदाबाद को। तो हमारे जो गृह मंत्री अमित शाह, उन्होंने कहा है कि गुजरात के अहमदाबाद को स्पोर्ट सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा ताकि यहाँ पे कॉमनवेल्थ, एशिया गेम्स और ओलंपिक गेम्स भी कराई जा सके। अभी यहाँ पे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने 233 एकड़ में बनने वाले सरदार पटेल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की नींव रखी है, फाउंडेशन स्टोन रखा है, जिसमें 20 अलग अलग तरह के स्टेडियम होंगे, जिनमें से एक मेजर ध्यानचंद जी के नाम पे भी हॉकी का स्टेडियम होगा। और यहीं पे अभी आपको याद होगा जो मोटेरा स्टेडियम है जिसका नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पे रखा गया है और ये दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम भी है, क्रिकेट स्टेडियम है, जिसकी सीटिंग कैपेसिटी कितनी है? 1,32,000 है। मतलब सीटिंग कैपेसिटी के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है ये, जिसका नाम है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। अहमदाबाद से आपको बता दूं, ये भारत का पहला शहर है जिसे वर्ल्ड हेरिटेज सिटी बनने का खिताब प्राप्त है। इसकी घोषणा 2017 में यूनेस्को ने की थी। इसके अलावा अभी भारत का पहला एम्प्यूटी क्लिनिक खुला है चंडीगढ़ में। भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर बनेगा पटना में और देश का पहला और दुनिया का दूसरा इन्फेंट्री म्यूजियम बनेगा इंदौर में। फिर बताइए कुशीनगर हवाई अड्डे किस राज्य का तीसरा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बन गया है? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश का। तो अभी उत्तर प्रदेश का जो कुशीनगर हवाई अड्डा है उसको अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा मिल गया है और इस तरीके से ये उत्तर प्रदेश का तीसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गया है। इससे पहले के दो कौन कौन से यहाँ पे? एक तो लखनऊ का जो चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो, और वाराणसी का है लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट। देखो एयरपोर्ट से मैं आपको नाम बताऊंगा, दो नाम। एक तो बेंगलुरु का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, अभी वॉइस ऑफ द कस्टमर का अवार्ड मिला था इसे। और जो पुदुचेरी हवाई अड्डा है वो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का पहला 100% सोलर एनर्जी से चलने वाला एयरपोर्ट बना। फिर हाल ही में कोवैक्स योजना के माध्यम से मुफ्त कोविड टीकों का बैच प्राप्त करने वाला दूसरा देश कौन सा है? तो आंसर होगा आइवरी कोस्ट। अच्छा, ये तो दूसरा है। पहला देश कौन सा था? पहला देश था घाना। तो WHO के नेतृत्व वाली इस कोवैक्स योजना का उद्देश्य है गरीब देशों को मुफ्त में टीके देना। और अब घाना के बाद आइवरी कोस्ट कोवैक्स पहल के माध्यम से कोविड-19 वैक्सीन पाने वाला दूसरा देश बन गया। आइवरी कोस्ट
अफ्रीकन कंट्री है ये भी। कैपिटल इसकी एबिडजान है। प्रधानमंत्री हैं हामिद बुकायको। प्रेसिडेंट है अलासेन क्वाटरा। फिर बताइए माउंट किलिमंजारो फतेह करने वाली एशिया की सबसे युवा लड़की कौन बनी है? तो आंसर होगा ऋत्विका। तो आंध्र प्रदेश के अनंतपुरम की है ये ऋत्विका श्री। 9 साल की उम्र में अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो फतेह करने वाली एशिया की सबसे युवा लड़की बन गई है ये। बाकी शिवांगी सिंह, बाकी लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह राफेल विमान उड़ाने वाली भारत की पहली महिला फाइटर पायलट बनी थी। और भावना कांत 2021 का जो रिपब्लिक डे परेड हुआ था उसमें भाग लेने वाली पहली महिला फाइटर पायलट बनी थी। और बाला देवी यूरोपीय लीग में गोल करने वाली पहली भारतीय महिला फुटबॉलर बनी है। और ये जो हमने कहा माउंट किलिमंजारो अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंचा पर्वत है। और किस देश में है? तंजानिया में है ये। फिर किस कंपनी ने समुद्र के प्लास्टिक कचरे का उपयोग करके पहला कंप्यूटर बनाया? तो आंसर होगा एचपी ने। तो कंप्यूटर निर्माता कंपनी है एचपी। इसने महासागरों में पाए जाने वाले प्लास्टिक का उपयोग करके अपना पहला कंप्यूटर बनाया है। और कंपनी ने पेविलियन 13, पेविलियन 14 और पेविलियन 15 श्रृंखला के लैपटॉपों को महासागर के प्लास्टिक अपशिष्ट पदार्थों का उपयोग करके बनाया है। कंपनी का मानना है कि इन कंप्यूटरों के निर्माण के लिए लगभग 92,000 प्लास्टिक की बोतलों को महासागरों से बाहर निकाला गया। एचपी का मतलब होता है हेवलेट पेकार्ड। और क्योंकि इसके फाउंडर थे बिल हेवलेट एंड डेविड पेकार्ड, वहीं से एचपी का नाम आया। इसका हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया यूएस में है। अच्छा बताइए किस देश में विश्व का पहला प्लेटिपस अभयारण्य शुरू हुआ? तो आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलियाई संरक्षणवादियों ने प्लेटिपस के लिए विश्व के पहले आश्रय का निर्माण करने की योजना बनाई ताकि प्रजनन और पुनर्वास को बढ़ावा दिया जा सके। इसमें 65 प्लेटिपस शरण ले सकते हैं। ये एक स्तनधारी जीव है। तो सिंपल से याद रखो किस देश में विश्व का पहला प्लेटिपस अभयारण्य शुरू हुआ? ऑस्ट्रेलिया में। फिर अगला प्रश्न है किसे राजस्व विभाग के सचिव का अतिरिक्त प्रभार दिया गया एडिशनल चार्जेस? तो आंसर होगा तरुण बजाज। तो आर्थिक मामलों के विभाग के सचिव हैं ये तरुण बजाज, जिन्हें अभी राजस्व विभाग का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। क्योंकि अभी तक राजस्व विभाग के जो सचिव थे वो थे डॉक्टर अजय भूषण पांडे, जो भी रिटायर्ड हो गए। तो इनका नाम याद रखना। बाकी दुष्यंत चौटाला वैसे तो हरियाणा के डेप्यूटी सीएम है, अभी टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने ये। और डॉक्टर शक्ति गुप्ता जम्मू एम्स के पहले निदेशक होंगे ये। बाकी अनिल कुमार झा जिंदल पावर के नए अध्यक्ष बने। और गाइज अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज इसे लाइक करते हुए चलना। देखिए आप लोगों ने अभी लाइक किया है या नहीं किया है। नहीं किया है तो अभी इसको लाइक कर दीजिए, लास्ट तक आप लोग भूल जाओगे मैं कह रहा हूँ। और हाँ, इसे शेयर भी जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ में। और अगर आप में से कोई स्टूडेंट इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद में पास में बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आगे के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें, ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस न हो। बेल आइकन को प्रेस करना जरूरी है। चलिए बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए पूर्वी नौसेना कमान के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो आंसर होगा अजेंद्र बहादुर सिंह। तो अभी वाइस एडमिरल अजेंद्र बहादुर सिंह ने पूर्वी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में पद ग्रहण कर लिया है। वे अतुल कुमार जैन की जगह लेंगे, याद रखना। बाकी अभी पश्चिमी नौसेना कमान के भी नए प्रमुख बने थे, उनका नाम आर हरि कुमार है। देखो एक्चुअली में नौसेना में हमारे पास 3 कमांड है। पश्चिमी नौसेना कमांड जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, पूर्वी नौसेना कमांड जिसका हेडक्वार्टर विशाखापट्टनम में है, और दक्षिणी नौसेना कमांड जिसका हेडक्वार्टर कोच्चि में है। बाकी संजीव बनर्जी तमिलनाडु हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस बने और अरुण कुमार गोस्वामी आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस बने। अच्छा, प्रेस सूचना ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? जयदीप भटनागर को। जयदीप भटनागर इनको प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है और इन्होंने कुलदीप सिंह धतवालिया की जगह ली है। बाकी प्रमोद चंद्र मोदी सीबीडीटी के अध्यक्ष हैं ये। इनका कार्यकाल अभी 3 महीने के लिए फिर से बढ़ा दिया गया। सीबीडीटी यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। बाकी शरद गोकलानी एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के ये अध्यक्ष और सीटीओ बने। और दुष्यंत चौटाला टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने, वैसे हरियाणा के डेप्यूटी सीएम है ये। फिर बताइए ऑस्ट्रेलिया में भारतीय उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया? मनप्रीत वोहरा को। तो मनप्रीत वोहरा को ऑस्ट्रेलिया में भारत का उच्चायुक्त हाई कमिश्नर नियुक्त किया गया है। अच्छा, मनीष चौहान पुर्तगाल में भारतीय राजदूत एम्बेसडर बने। शुभ दर्शनी त्रिपाठी अभी कजाकिस्तान में भारतीय राजदूत बनी थी। और महेंद्र सिंह कन्याल ये सीरिया में भारतीय राजदूत बने।
देखो, ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कैनबेरा है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर यहाँ की करेंसी है, स्कॉट मॉरिसन यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। बताइए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के नए एमडी सीईओ कौन बन गए? मातम वेंकट राव। तो अभी तक ये कैनरा बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे मातम वेंकट राव, जिन्हें अब सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का नया एमडी सीईओ नियुक्त किया गया है। और एक इनका स्थान लेंगे, एमडी पल्लव महापात्रा का स्थान लेंगे, क्योंकि वो रिटायर्ड हो गए। बाकी विश्ववीर आहूजा आरबीएल बैंक के एमडी सीईओ बने, जेके शिवन धनलक्ष्मी बैंक के एमडी सीईओ बने, और सिद्धार्थ मोहंती एलआईसी के मैनेजिंग डायरेक्टर बने थे। अच्छा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में। इसकी टैगलाइन क्या होती है? सेंट्रल टू यूज सिंस 1911। 1911 में इसकी स्थापना जो हुई थी। फिर है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो आंसर होगा विकास सिंह। तो अभी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के नए प्रेसिडेंट के रूप में विकास सिंह को चुना गया है, जबकि प्रदीप कुमार रॉय को वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया और AK प्रसाद को सेक्रेटरी के रूप में चुना गया। और इससे रिलेटेड आपको याद होगा, हमने एक प्रश्न पढ़ा था जब दुष्यंत दुबे ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था, तब आपने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के बारे में पढ़ा होगा। लेकिन अभी ये क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि उन्होंने तो इस्तीफा दिया था, इतना मैटर नहीं करता, लेकिन अभी इसके नए प्रेसिडेंट बन गए विकास सिंह, तो ये आपको याद रखना है। बाकी संगीता श्रीवास्तव इलाहाबाद विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति वाइस चांसलर बनी। वर्षा जोशी राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की अध्यक्ष बनी, और उदय शंकर फिक्की के नए अध्यक्ष बने। अच्छा, सीआरपीएफ के डायरेक्टर जनरल का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया? तो आंसर होगा कुलदीप सिंह को। एक्चुअली में आपको पता है, अभी तक सीआरपीएफ के जो डायरेक्टर जनरल थे AP माहेश्वरी, लेकिन अभी वो रिटायर्ड हो गए, और जब तक सीआरपीएफ के कोई परमानेंट डायरेक्टर जनरल नहीं अपॉइंट हो जाते, तब तक कुलदीप सिंह सीआरपीएफ के डायरेक्टर जनरल का पदभार संभालेंगे। ये कुलदीप सिंह पश्चिम बंगाल कैडर के पुलिस अधिकारी हैं। सुबोध कुमार जायसवाल CISF के नए डायरेक्टर जनरल बने थे। विकास सिंह सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के नए अध्यक्ष बन गए, और दुष्यंत चौटाला टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने। वैसे ये हरियाणा के डेप्यूटी CM है, आप जानती हो। सीआरपीएफ का मोटो क्या होता है? सेवा और ईमानदारी। बताइए किसे इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन की चैंपियंस एंड वेटरन समिति का अध्यक्ष बनाया गया? तो आंसर होगा मैरी कॉम को। तो 6 बार की वर्ल्ड चैंपियन रही MC मैरी कॉम को अभी इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन ने चैंपियंस एंड वेटरन समिति के अध्यक्ष के रूप में चुना है। देखो, MC मैरी कॉम ये मणिपुर से हैं, और ये एक बॉक्सर हैं, और इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? अनब्रेकेबल। बाकी अजय माथुर इंटरनेशनल सोलर अलायंस के अगले महानिदेशक चुने गए। SN सुब्रमण्यम भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के नए अध्यक्ष बने, और शरद गोकलानी AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के अध्यक्ष और CTO बने। और इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन से याद रख लो, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? लॉजेन स्विट्जरलैंड में, और इसके प्रेसिडेंट है उमर क्रेमलेव। बताइए किस भारतीय को संयुक्त राष्ट्र के सहायक महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया? आंसर होगा लीगिया नोरोन्हा। तो अभी संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख हैं जो एंटोनियो गुतेरेस, उन्होंने प्रमुख भारतीय अर्थशास्त्री लीगिया नोरोन्हा को यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के न्यूयॉर्क कार्यालय के लिए सहायक महासचिव और प्रमुख के रूप में नियुक्त किया। बाकी अंजलि भारद्वाज जो बिडेन प्रशासन के द्वारा इन्हें एंटी करप्शन पुरस्कार से सम्मानित किया था। NDJC अमेजन के नए CEO बने ये। M वीर लक्ष्मी तमिलनाडु की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर बनी थी ये। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का हेडक्वार्टर नैरोबी केन्या में है। इसके अध्यक्ष हैं इंगर एंडरसन। फिर है हाल ही में जारी बुक ग्रेन्स ऑफ स्टारडस्ट नाम की बुक को किसने लिखा है? तो आंसर होगा विस्मया मोहनलाल ने। तो मलयालम अभिनेता है मोहनलाल, उनकी बेटी है ये विस्मया मोहनलाल, और इन्होंने अपनी पहली बुक लिखी है जिसका नाम है ग्रेन्स ऑफ स्टारडस्ट। तो ये बुक कविताओं और कला का एक कलेक्शन है जिसको लिखा है विस्मया मोहनलाल ने। बुक का नाम याद रखना, ग्रेन्स ऑफ स्टारडस्ट। अभी गुलाब कोठारी ने एक बुक लिखी थी, मानस अवर बिहेवियर ट्रुथ अनट्रुथ। कबीर बेदी एक्टर हैं ये, अभी इनकी बायोग्राफी आई है जिसका नाम है स्टोरीज आई मस्ट टेल एन एक्टर इमोशनल जर्नी। बाकी देवीर सिंह भंडारी युवा भारत द हीरोज ऑफ टुडे नाम की बुक को लिखा। फिर बताइए इंडिया स्कैमस्टर बॉर्न एवरी मिनट नाम की बुक को किसने लिखा है? तो आंसर होगा स्निग्धा पूनम ने। तो स्निग्धा पूनम ये एक लेखक होने के साथ साथ एक पत्रकार भी है, और इन्होंने अभी इस बुक को लिखा है, और इस बुक में भारत में घोटाले, विपक्ष और धोखाधड़ी के बारे में जानकारी दी गई है। बाकी भरत कुमार द एपिक बैटल ऑफ
लोंगेवाला नाम की बुक को लिखा। अरुण कुमार इंडियन इकोनॉमिक्स ग्रेटेस्ट क्राइसिस नाम की बुक को लिखा। और मेघना पंत द टेरेबल हॉरेबल वेरी बैड गुड न्यूज नाम की बुक को लिखा। अगला प्रश्न बुक से है, एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस नाम की बुक को किसने लिखा? अनिंद्या दत्ता ने। तो एक बैंक से लेखक बनी अनिंद्या दत्ता ने भारतीय टेनिस का इतिहास एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस नाम की बुक को लिखा है। बाकी माधव भंडारी, इन्होंने अयोध्या नाम की बुक को लिखा था। नीना रॉय अमेजिंग अयोध्या नाम की बुक को लिखा। और श्री अय्यर वू पेंटेड माई लस्ट रेड नाम की बुक को लिखा। फिर बताइए, इंडिया कम्स फर्स्ट नाम की बुक को किसने लिखा? राम माधव ने। बाकी अनिंद्या दत्ता का नाम जानते हो ना, एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस नाम की बुक को लिखा। विस्मया मोहनलाल, इन्होंने ग्रेन्स ऑफ स्टारडस्ट नाम की बुक को लिखा। और A.K. राजन एग्रीकल्चर एक्ट 2020 नाम की बुक को लिखा। फिर अगला प्रश्न बताइए, अ न्यू सिल्क रोड इंडिया चाइना एंड द जियो पॉलिटिक्स ऑफ एशिया नाम की बुक को किसने लिखा? किंगशुक नाग ने। बाकी हमने पढ़ा ये मोहन कृष्ण बोहरा का नाम। अभी अपनी बुक तस्लीमा संघर्ष और साहित्य के लिए 2020 का 30वां बिहारी पुरस्कार जीता। अनिंद्य दत्ता ने कौन सी बुक लिखी? एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस। और श्री अय्यर ने लिखी थी वू पेंटेड माई लस्ट रेड। फिर राष्ट्र विज्ञान दिवस नेशनल साइंस डे ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 28 फरवरी को। हर साल देखो 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे के रूप में मनाया जाता है। और 28 फरवरी को ही क्यों मनाते हैं? क्योंकि हमारे साइंटिस्ट थे सीवी रमन, उन्होंने रमन इफेक्ट की खोज की थी और उसके लिए उनको 1930 में फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार भी मिला था। तो उनकी जयंती होती है 28 फरवरी को इसीलिए। और इस बार के राष्ट्र विज्ञान दिवस की थीम थी फ्यूचर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन स्किल्स एंड वर्क। देखो मैं आपको बता दूं, इससे पहले एक 27 फरवरी होता है जो हम नेशनल प्रोटीन डे के रूप में मनाते हैं और उसकी थीम थी पावरिंग विद प्लांट प्रोटीन। और 27 फरवरी को ही वर्ल्ड एनजीओ डे के रूप में भी मनाया जाता है। फिर अगला प्रश्न बताइए, शून्य भेदभाव दिवस जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 1 मार्च को। हर साल इसे 1 मार्च को ही मनाया जाता है, पहली बार इसे 2014 में मनाया गया था। तो इसे महिलाओं और लड़कियों के साथ होने वाले भेदभाव और असमानता को चुनौती देने के लिए मनाया जाता है। और इसकी थीम रही एंड इनइक्वालिटीज। और तितली को जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे का प्रतीक चुना है। इसके अलावा 1 मार्च को एक और डे होता है वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे, विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस, जिसकी थीम थी स्ट्रॉन्ग सिविल प्रोटेक्शन टू प्रिजर्व द नेशनल इकोनॉमी। ये भी याद रखना। फिर बताइए, वर्ल्ड हियरिंग डे कब मनाया गया? तो आंसर होगा 3 मार्च को। हर साल 3 मार्च को ही मनाया जाता है ये। तो ये दिन बहरापन और सुनने में होने वाली परेशानी को रोकने के बारे में जागरूकता बढ़ाने और कान और सुनने के लिए ज़रूरी देखभाल को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। और इसकी थीम क्या रही? हियरिंग केयर फॉर ऑल, स्क्रीन रिहेबिलिटेट कम्युनिकेट। और याद रखना 3 मार्च को ही विश्व वन्य जीव दिवस वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे भी मनाया जाता है, जिसकी थीम रही थी फॉरेस्ट एंड लाइवलीहुड सस्टेनिंग पीपल एंड प्लेनेट। अभी हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 4 मार्च को, यानी कि नेशनल सेफ्टी डे। और इसकी थीम रही सड़क सुरक्षा, रोड सेफ्टी। और अभी 4 मार्च से लेकर 10 मार्च तक राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह भी मनाया गया। अच्छा, 4 मार्च को एक और डे मनाया हमने नेशनल सिक्योरिटी डे के रूप में। और भारत ने इस बार 4 मार्च को चाबहार दिवस के रूप में भी मनाया। चाबहार पोर्ट कहां पर है? ईरान में है। और हाँ गाइस, देखिए जनवरी और फरवरी के जितने भी इंपॉर्टेंट डेज है उनका रिवीजन कराने के लिए एक स्पेशल ऑडियो मैंने तैयार कर दिया है, जहां पे डेज के साथ साथ उनकी थीम भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। और सारे डेज तो मैं आपको बताऊंगा इसे ही, साथ में अगर कोई नया डे है जो हमने पहली बार मनाया या कोई डे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार रिपीट हुआ है, तो स्पेशली मैं उस पर जोर दे के आपको बताऊंगा। इसकी थीम तो आपको याद रखनी ही रखनी है। तो वो ऑडियो मैंने बना दिया है, तो वो ऑडियो आप जरूर सुन लीजिएगा। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा ऑडियो रिवीजन का। और अगर आपने मुझे खबरी एप्लीकेशन पे फॉलो कर रखा होगा तो ऑडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल चुका होगा। और अगर फॉलो नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में ऑडियो रिवीजन का लिंक है, उस पर जाइए, वहां पे क्रेक एग्जाम को सर्च करके मुझे फॉलो कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को क्लिक जरूर कीजिएगा। तो सभी इंपॉर्टेंट डेज का रिवीजन जरूर कर लीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी हम बढ़ते हैं आगे। फिर हाल ही में किस भारतीय महिला पहलवान ने यूक्रेन में 24वीं आउटस्टैंडिंग यूक्रेनियन रेसलर्स एंड
कोच मेमोरियल में स्वर्ण पदक जीता? तो आंसर होगा विनेश फोगाट ने। तो अभी भारतीय पहलवान है ये विनेश फोगाट और इन्होंने यूक्रेन के कीव में आयोजित 24वें आउटस्टैंडिंग यूक्रेनियन रेसलर्स एंड कोच मेमोरियल में महिलाओं के 53 किलोग्राम वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है। और आपको बता दूं, फरवरी 2021 तक विनेश फोगाट 53 किलोग्राम वर्ग में टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली एकमात्र भारतीय महिला पहलवान है। विनेश फोगाट ये हरियाणा से हैं और इन्होंने 2016 में अर्जुन अवार्ड जीता था और 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी इनके नाम रहा। वैसे 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 5 खिलाड़ियों को मिला था, उनमें से एक थी ये। फिर है, कौन सा राज्य हीरो इंडिया वुमेन लीग 2020-21 संस्करण की मेजबानी करेगा? तो आंसर होगा उड़ीसा। तो अभी ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने हीरो इंडियन वुमेन लीग 2020-21 संस्करण के लिए उड़ीसा को चुना है। ये इसका 5वां संस्करण होगा और ये भारत में शीर्ष श्रेणी की वुमेन लीग है। अच्छा, ऑल इंडियन फुटबॉल फेडरेशन, इसके अध्यक्ष कौन है? प्रफुल्ल पटेल है। फिर बताइए, इंस्टाग्राम पर 100 मिलियन फॉलोवर बनाने वाले पहले क्रिकेटर कौन बन गए हैं? तो आंसर होगा विराट कोहली। तो भारत के कप्तान विराट कोहली दुनिया के पहले क्रिकेटर बन गए हैं जिनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर 100 मिलियन फॉलोवर बन गए हैं और पहले एशियाई सेलिब्रिटी भी हैं इस प्रकार से ये। और वैसे अगर जनरली बात करें विराट कोहली की, तो इंस्टाग्राम पर चौथे सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले ये खिलाड़ी हैं। तो खिलाड़ियों में बात करेंगे तो पहले स्थान पे क्रिस्टियानो रोनाल्डो जिनके सबसे ज्यादा फॉलोवर हैं, सेकंड पे लियोनेल मेसी आते हैं, तीसरे पे नेमार और चौथे पे आ गए विराट कोहली। खिलाड़ियों में बात करेंगे। क्रिकेटर में बात करेंगे तो पहले क्रिकेटर हैं ये। फिर बताइए, हाल ही में T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में लगातार 6 गेंद पर 6 छक्के लगाने वाले विश्व के दूसरे खिलाड़ी कौन बन गए? तो आंसर होगा किरोन पोलार्ड। और ये किस देश के खिलाड़ी हैं? वेस्ट इंडीज के हैं। और ये दूसरे बने तो पहले कौन थे? पहले थे युवराज सिंह। बाकी विराट कोहली हमने पढ़ा अभी, इंस्टाग्राम पर 100 मिलियन फॉलोवर्स बनाने वाले पहले क्रिकेटर बन गए ये। ऋषभ पंत जनवरी 2021 का जो ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जीता था इन्होंने। अजिंक्य रहाणे जॉनी मुलाक पदक के पहले प्राप्तकर्ता बने ये। फिर किसे सेरावीक ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरमेंट लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा नरेंद्र मोदी को। तो इन्हें ऊर्जा और पर्यावरण में स्थिरता के प्रति प्रतिबद्धता के लिए ये सम्मान मिला है। एक्चुअली में अभी विश्व का प्रमुख ऊर्जा सम्मेलन हुआ था 1 से 5 मार्च को, ये वर्चुअली आयोजित किया गया था। ये इसका 39वां संस्करण था और पहली बार इसका पूरी तरह से वर्चुअल आयोजन किया गया और यहीं पे इनको ये मिला सम्मान। बाकी हमारे जो शिक्षा मंत्री है रमेश पोखरियाल निशंक, अभी कनाडा के हिंदी राइटर्स गिल्ड के द्वारा इनको सम्मानित किया गया था। हेमंत कुमार DRDO ने इन्हें साइंटिस्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया था और रंजीत सिंह डिसाले ग्लोबल टीचर पीस प्राइज जीतने वाले पहले भारतीय बने ये नाम इंपॉर्टेंट है। फिर किस फिल्म ने 78th यानी कि 78वें गोल्डन ग्लोब्स पुरस्कार में बेस्ट पिक्चर ड्रामा का पुरस्कार जीता? तो आंसर होगा नोमाडलैंड। तो 78वें गोल्डन ग्लोब्स के विजेताओं की घोषणा भी हाल ही में नोमाडलैंड और बोराट सब्सीक्वेंट मूवी फिल्म के साथ की गई है, जिसमें उन्हें कई पुरस्कार मिले हैं। तो ये जो नोमाडलैंड है इसने ड्रामा श्रेणी में पुरस्कार जीता है, जबकि बोराट सब्सीक्वेंट मूवी फिल्म ने कॉमेडी या म्यूजिकल डिवीजन के लिए पुरस्कार जीता है। यहाँ पे आपके ड्रामा के लिए पूछा जा रहा है तो इसका आंसर नोमाडलैंड होगा। इसके अलावा ये जो द क्राउन है ये अमेरिकन टीवी सीरीज है द क्राउन, इसने 4 पुरस्कारों के साथ सबसे ज्यादा पुरस्कार जीते। और क्लोइजो बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड जीता इन्होंने नोमैडलैंड के लिए। बाकी और भी जो पुरस्कार जीते हैं उनकी लिस्ट में आपको यहाँ पे शो कर रहा हूँ, आप वीडियो को पॉज करके उनको देख सकते हैं, देखना चाहें तो। अच्छा बताइए, किसे चैंपियन पब्लिशर ऑफ द ईयर 2020 का खिताब दिया गया? तो आंसर होगा द हिंदू ग्रुप को। और ये पुरस्कार डिजिटल मीडिया में समाचार प्रकाशकों के द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्यों की पहचान करने के लिए दिया गया है। बाकी नरेंद्र मोदी अभी सेरावीक ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरमेंट लीडरशिप अवार्ड जीता था। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक कनाडा के हिंदी राइटर्स गिल्ड के द्वारा सम्मानित किया गया था। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है, रंजीत सिंह डिसाले ग्लोबल टीचर पीस प्राइज जीतने वाले पहले भारतीय जो बने थे ये। फिर बताइए, किस बुक के लिए मोहन कृष्ण बोहरा को 2020 का 30वां बिहारी पुरस्कार दिया जाएगा? तो आंसर होगा तस्लीमा संघर्ष और साहित्य। तो 2020 के लिए 30वें बिहारी पुरस्कार से मोहन कृष्ण बोहरा को उनकी बुक तस्लीमा संघर्ष और साहित्य के लिए ये सम्मान दिया जाएगा। ये बुक 2016 में रिलीज हुई थी और इस पुरस्कार में इन्हें 2.5 लाख रुपए और एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। बाकी ये जो बुक है बिकॉज इंडिया कम्स फर्स्ट, इसको लिखा था राम माधव ने।
एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस नाम की बुक को लिखा निंद्या दत्ता ने, और एग्रीकल्चर एक्ट 2020 को लिखा A.K. राजन ने। तो इस प्रश्न से इनका नाम याद रखना आप, मोहन कृष्ण बोहरा का, और इनकी बुक का भी। फिर है, हाल ही में साहित्य अकादमी के मानद फेलो के लिए किसे चुना गया? तो आंसर होगा वेलचेरू नारायण राव। तो ये एक प्रतिष्ठित विद्वान, लेखक, अनुवादक और आलोचक हैं, प्रोफेसर वेलचेरू नारायण राव। इन्हें साहित्य में उनके योगदान के लिए चुना गया है। बाकी डॉक्टर अनुमा मौर्य 2020 के लिए इंटरनेशनल सिंपोजियम एंड एजुकेशन अवार्ड से सम्मानित किया। प्रभा वर्मा कुंचन नामबियार पुरस्कार से सम्मानित किया इनको। और रितिका चोपड़ा पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट इंडिया अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया। फिर बताइए, अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का उद्घाटन किस राज्य में अभी किया गया? तो आंसर होगा उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड के ऋषिकेश में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का उद्घाटन किया गया था। अच्छा बताइए, इंटरनेशनल योगा डे, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को मनाया जाता है। वैसे अभी बिहार में उद्यान महोत्सव 2021 का भी आयोजन किया गया था। और आपको याद होगा अभी केरल में लोक कला उत्सव, जिसे कहते हैं उत्सवम 2021, इसका भी आयोजन किया गया। और पश्चिम बंगाल अभी राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का 11वें संस्करण का आयोजन भी किया गया पश्चिम बंगाल में। देखो, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, बेबी रानी मौर्य यहाँ की गवर्नर है, और नए चीफ जस्टिस बने राघवेंद्र सिंह चौहान। फिर है, हाल ही में कौन GI महोत्सव का आयोजन करेगा? तो आंसर होगा ट्राइफेड। तो ट्राइफेड जनजातीय कार्य मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय के साथ मिलकर के GI महोत्सव का आयोजन कर रहा है। और इस उत्सव का उद्देश्य है देश भर में जितने भी GI प्रोडक्ट्स हैं उनको प्रदर्शित करना, ताकि उन प्रोडक्ट्स के बारे में और अधिक जागरूकता फैलाई जा सके। और ये महोत्सव मनाया गया 4 और 5 मार्च को। देखो, GI मतलब होता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, और किसी भी अगर प्रोडक्ट को GI टैग मिलता है ना, तो उसकी वैलिडिटी कितनी रहती है? याद रखना, 10 साल। और कई बार ये प्रश्न आ चुका है, पहला प्रोडक्ट कौन सा है जिसे GI टैग मिला था? तो पश्चिम बंगाल की दार्जिलिंग टी 2004 में मिला था। देखो, यहाँ से 2 पॉइंट और याद रख लो। जो GI का जो लोगो है और जो इसका स्लोगन है वो लॉन्च हुआ था 2018 में। इसके लोगो का डिजाइन दिया था आदिरी चटर्जी ने, और इसका जो स्लोगन है, जो टैगलाइन है, वो दी थी आकांक्षा त्रिपाठी ने। वैसे इसका स्लोगन या टैगलाइन है क्या? अतुल्य भारत की अमूल्य निधि। ट्राइफेड मतलब होता है ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। इसके मैनेजिंग डायरेक्टर प्रवीर कृष्ण है। फिर बताइए, हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट 2021 के 10वें संस्करण के अनुसार किस देश में अरबपतियों की संख्या सबसे ज्यादा है? तो आंसर होगा चाइना में। तो अभी हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट 2021 के 10वें संस्करण आया, और उसके अनुसार चाइना में अरबपतियों की संख्या कितनी? 1058 है, जो किसी भी देश के मुकाबले सबसे ज्यादा है। फर्स्ट पे चाइना है, सेकंड पे अमेरिका और तीसरे पे है भारत। और दुनिया में सबसे अमीर व्यक्ति बताया इस लिस्ट के अनुसार एलन मस्क को, टेस्ला के जो CEO हैं वो हैं ये। सेकंड नंबर पे जेफ बेजोस हैं, अमेजन के संस्थापक। CEO के पद से तो ये इस्तीफा दे चुके। और देखो, यहाँ से भी प्रश्न बन जाता है, फिर अमेजन के नए CEO कौन बन गए? तो चलो, ये प्रश्न आपके लिए बनता है। अब बताओ, अमेजन के नए CEO कौन बन गए? कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ। बाकी मुकेश अंबानी इस लिस्ट में 8वें स्थान पर है। और एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? चाइना के झोंग शेनशान। अच्छा बताइए, हाल ही में जारी ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स के अनुसार भारत का कौन सा शहर सबसे ज्यादा रहने योग्य शहर है? तो आंसर होगा बेंगलुरु। तो बेंगलुरु को भारत के 111 शहरों में सरकार के ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में सबसे अधिक रहने योग्य शहर का स्थान दिया गया है। देखो, वैसे अगर बात करें 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों में, तो उसमें बेंगलुरु टॉप पर है। वहीं 10 लाख से कम पॉपुलेशन की बात करेंगे तो फिर उसमें टॉप पे होता है शिमला, है ना। 10 लाख से, फिर से सुनो, 10 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन वालों में तो बेंगलुरु टॉप पे, और 10 लाख से कम पॉपुलेशन वालों में शिमला टॉप पे। फिर बताइए, हाल ही में जारी विश्व बैंक के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व के कितने देश महिलाओं को पूर्ण समान अधिकार देते हैं? तो आंसर होगा 10। तो अभी वर्ल्ड बैंक ने जो वुमेन बिजनेस एंड द लॉ 2021 नाम से एक रिपोर्ट जारी की, उसके अनुसार केवल 10 देशों में महिलाओं के लिए पूर्ण समान अधिकार हैं। और वह 10 देश कौन से हैं? बेल्जियम, फ्रांस, डेनमार्क, लाटविया, लग्जमबर्ग, स्वीडन, कनाडा, आइसलैंड, पोर्टुगल और आयरलैंड। तो इन देशों में महिलाओं को पुरुष के समान अधिकार प्राप्त हैं। जबकि महिलाओं को अधिकार देने के मामले में बात आती है तो भारत 123 नंबर पर है। वर्ल्ड बैंक ने जारी किया ना इस रिपोर्ट को,
देखो, वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में है। इसके जो अध्यक्ष हैं डेविड मालपास हैं और एमडी सीएफओ हैं अंशुला कांत। फिर बताइए, हाल ही में आईजीबीसी की रेटिंग के अनुसार गोल्ड सर्टिफिकेशन से सम्मानित होने वाला महाराष्ट्र का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा है? आंसर होगा छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस। आईजीबीसी मतलब हो गया इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल। तो इसने अभी एक रेटिंग जारी की है जिसके अनुसार मध्य रेलवे का छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस गोल्ड सर्टिफिकेशन से सम्मानित किया जाने वाला महाराष्ट्र का पहला रेलवे स्टेशन है। तो ये भी ध्यान रखना। अच्छा, मेट्रो मेन के नाम से किसे जाना जाता है, आप जानते हो क्या? चलो बताओ, मेट्रो मेन के नाम से किसे जाना जाता है? कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ, देखिए किन किन को पता है। फिर बताइए, हाल ही में जारी नगर पालिका प्रदर्शन सूचकांक यानी कि म्यूनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020 में टॉप पे रहा कौन? इंदौर। तो अभी आवास व शहरी मामलों के मंत्रालय ने नगर पालिका प्रदर्शन सूचकांक यानी कि म्यूनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020 को रिलीज किया और इस रैंकिंग को दो कैटेगरी में बांटा गया, 10 लाख से ज़्यादा और 10 लाख से कम आबादी में। तो देखो, 10 लाख से ज़्यादा आबादी में तो टॉप पे रहा इंदौर, सेकंड पे सूरत, तीसरे पे भोपाल और 10 लाख से कम आबादी में टॉप पे रहा नई दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, सेकंड पे तिरुपति, तीसरे पे गांधीनगर। और अभी हमने पढ़ा भी था, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स आया था जिसमें 10 लाख से ज़्यादा आबादी में टॉप पे रहा था बेंगलुरु, 10 लाख से कम आबादी में टॉप पे रहा था शिमला। तो वो भी ध्यान रखना। फिर हाल ही में जारी स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंक क्या रही? तो आंसर होगा 83। तो अभी वॉशिंगटन के फेमस थिंक टैंक फ्रीडम हाउस ने फ्रीडम इंडेक्स को जारी किया जिसमें भारत के स्वतंत्रता स्कोर को फ्री से कम करके पार्शली फ्री यानी कि आंशिक रूप से मुक्त घोषित किया। रैंक वाइज बात करेंगे तो 211 देशों में भारत की जो रैंक है वो 83 है, जबकि इसमें टॉप पे रहा यानी कि दुनिया का सबसे मुक्त देश रहा फिनलैंड, नॉर्वे और स्वीडन, जबकि सबसे कम मुक्त देश रहे तिब्बत और सीरिया। बाकी अभी जो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020 रिलीज किया था उसमें भारत 53 नंबर पे था, टॉप पे उसमें नॉर्वे था। और अभी ब्लूमबर्ग ने जो इनोवेशन इंडेक्स जारी किया था उसमें भारत 50वें स्थान पे था, टॉप पे साउथ कोरिया था। और अभी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2020 यानी कि करप्शन परसेप्शन इंडेक्स आया था उसमें भारत 86 नंबर पे था, टॉप पे न्यूजीलैंड और डेनमार्क था। और कोरोना वायरस प्रदर्शन सूचकांक जो आया था इंडेक्स उसमें भी भारत 86 नंबर पे था, टॉप पे न्यूजीलैंड ही था। तो ये भी ध्यान रखना। फिर आपको बताना है देश में पूरा रेल नेटवर्क किस वर्ष तक पूरी तरह से विद्युतीकृत इलेक्ट्रिफाइड हो जाएगा? तो आंसर होगा 2023 तक। ये घोषणा की है अभी रेल मंत्री पीयूष गोयल ने। और उसके अलावा 2030 तक पूरा रेल नेटवर्क की अक्षय ऊर्जा रिन्यूएबल एनर्जी यानी कि ग्रीन एनर्जी पर चलने लगेगा। रेल मंत्री हमारे पीयूष गोयल है और मैंने आपको कई बार बताया अभी इनके पास एक और मंत्रालय है, कौन सा? कंज्यूमर अफेयर्स एंड फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। रामविलास पासवान थे इस मंत्रालय के मंत्री पहले, लेकिन उनका निधन हो गया। उसके बाद पीयूष गोयल को इस मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार एडिशनल चार्जेस दिया गया। उपभोक्ता मामले, खाद्य व प्रसंस्करण मंत्री बन गए अभी ये। और स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन है? जॉन मथाई है। और अभी रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और सीईओ कौन बने? चलो ये प्रश्न आपके लिए, कौन बने बताओ, कमेंट बॉक्स में टाइप करो, पढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने भारत की पहल पर किस वर्ष को मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया? तो आंसर होगा 2023 को। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की बात करेंगे, इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है और इसके अध्यक्ष हैं वोल्कन बुचकर। तो ये याद रखना आप। फिर हाल ही में ब्रिक्स फाइनेंशियल कॉरपोरेशन की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो आंसर होगा भारत ने। तो इस बैठक की अध्यक्षता हमारे आर्थिक मामलों के सचिव तरुण बजाज और आरबीआई के जो डेप्यूटी गवर्नर है माइकल देवव्रत पात्रा उन्होंने की है। देखो, इतना सा याद रख लो आप कि इस साल ब्रिक्स देशों की जो भी मीटिंग होगी उसकी अध्यक्षता भारत ही करेगा। ब्रिक्स 5 देशों का समूह है। कौन कौन से 5 देश? ब्राजील, रशिया, भारत, चाइना और साउथ अफ्रीका, जो कि साउथ अफ्रीका इसमें 2010 में जुड़ा था, है ना। अच्छा, भारतीय वायुसेना किस देश में आयोजित एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 2021 में पार्टिसिपेट करेगी? तो आंसर होगा यूनाइटेड अरब अमीरात। तो भारतीय वायुसेना 3 से 27 मार्च 2021 तक होने वाले एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 2021 में भाग ले रही है। और इस एक्सरसाइज का आयोजन कौन सा देश कर रहा है? यूनाइटेड अरब अमीरात। वैसे इस एक्सरसाइज में और भी कई देश हैं जैसे कि यूएसए, फ्रांस, सऊदी अरब, दक्षिण कोरिया, बहरीन, इन सब की वायुसेना इसमें पार्टिसिपेट कर रही है। भारत भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है पहली बार। और वायुसेना प्रमुख कौन है हमारे? राकेश कुमार सिंह भदौरिया हैं, एयर चीफ मार्शल।
देखो, यूनाइटेड अरब अमीरात की कैपिटल अबू धाबी है, करेंसी है दिरहम और प्रेसिडेंट है शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान। और इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी का हेडक्वार्टर मिलेगा आपको अबू धाबी में। फिर बताइए, लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी का विलय कर दिया गया और एक नया चैनल बना दिया गया, दोनों को मर्ज करके। उस नए चैनल का नाम क्या है? संसद टीवी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना। उसके अलावा रवि कपूर को 1 साल के लिए संसद टीवी के नए सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया, तो रवि कपूर का नाम भी याद रखना। फिर है, हाल ही में किसने सुगम्य भारत एप्लीकेशन को लॉन्च किया? तो आंसर होगा थावरचंद गहलोत। तो सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट मिनिस्टर है थावरचंद गहलोत, और इन्होंने नई दिल्ली में एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुगम्य भारत एप्लीकेशन को लॉन्च किया। और इसी के साथ उन्होंने एक्सेस द फोटो डाइजेस्ट नाम से एक हैंडबुक को भी लॉन्च किया है। बाकी हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं हर्षवर्धन सिंह, अभी इन्होंने ग्लोबल बायो इंडिया 2021 का उद्घाटन किया। नरेंद्र मोदी जी ने अभी समुद्री भारत शिखर सम्मेलन 2021 का उद्घाटन किया। और उन्होंने अभी तमिलनाडु में 1000 मेगावाट की नेवेली थर्मल पावर प्रोजेक्ट का भी उद्घाटन किया था।